क्वेश्चन आवर में हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, जो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड में जातिगत जनगणना से क्या कुछ बदलेगा, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों का इस पर उत्तराखंड में क्या कुछ कहना है। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जीतराम जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हमारे साथ टीकम राठौड़ जी स्टूडियो मौजूद हैं, स्वागत है आपका। उमर सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है। जयसिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आज की इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं जयसिंह रावत जी आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, हम सब समझना चाहते हैं जातिगत जनगणना के क्या फ़ायदे होंगे, क्या कुछ बदलेगा और उत्तराखंड में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। रावत जी। पहले तो जो सामान्य जो जनगणना होती है वो 1948 का अधिनियम है, जनगणना अधिनियम है वो जो, और उसके हिसाब से पहली जनगणना 1951 से शुरू हुई थी। जी उसमें और जातिगत जनगणना में थोड़ा फर्क है, और ये अभी जो सरकार की बात आई है, जो फैसला हो सिमल्टेनियस चलेगा, एक साथ होगी जो गणना होगी। जी। तो जातिगत गणना मतलब जो जनसंख्या है उसका जातीय हिसाब से उसका वर्गीकरण होगा। हम्म जातीय हिसाब से वर्गीकरण उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक वो चीजें सामने आ जाएंगी, भाई किस जाति का क्या है। हम्म जो हमारी सामान्य जो जनगणना होती है, जो हर 10 साल में होती रही है, 2021 के बाद नहीं हुई, उसमें तो समूची जो जनसंख्या है उसकी गिनती होगी, उसका सामाजिक आर्थिक वर्गीकरण होगा, उसका एनालिसिस होता। ये दोनों में इतना अंतर है। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं हुआ। ये भी उसमें आपने भी कहा, अभी इसके इस इंट्रोडक्शन में कहा, भाई 3 अंग्रेजों के ज़माने में 3 हुए। हम्म 1872 में हुआ, 1881 में हुआ, 1931 में हुआ। हम्म लेकिन आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आज़ादी के बाद जो जनगणना अधिनियम बना, हम्म उसमें इसका प्रोविज़न नहीं था। हम्म जातीय जनगणना का प्रोविज़न नहीं था। उसमें ये सोचा गया कि अगर हम जातीय हिसाब से करेंगे तो समाज में और ज़्यादा विखंडन हो जाएगा। हम्म दूसरा ये है कि लोग अपनी, जैसे मैं पहाड़ की बात करूँगा, हम्म लोग अपनी जाति छिपाते भी हैं। हम्म ये स्वभाव भी है, तो ठीक है, समरसता, हम्म इसमें दिक्कत आएगी, सटीकता नहीं रहेगी। हम्म तीसरा ये भी डर है, जैसे आजकल आप देखते हैं, कोई कुर्मियों का नेता है, कोई ठाकुरों का नेता है, कोई जनजातियों, इस तरह से होगा तो राजनीतिक दुरुपयोग का भी डर था कि राजनीतिक दुरुपयोग होगा, और बढ़ता ही है। अरे समाज कौन है, राजनीति बांटी रही है, हम्म धर्म के नाम पर बांटती है, जात के नाम पर बांटती है, क्षेत्र के नाम पर बांटती है, अब तो भाषा के नाम पर भी बांटने लगी। तो इस चीज का भी डर था, इसलिए इसको उसमें शामिल नहीं किया। जहां तक आपने मोटी मोटी बात तो ये है। जी। और हुआ है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हाँ फायदे ये है कि जो जो डेटा आएगा, हाँ हाँ। तो जो पॉलिसी पॉलिसी बनेगी, फंड एलोकेट होंगे, रिप्रेजेंटेशन का सवाल आएगा कि भाई हम्म इनका प्रतिनिधित्व कहाँ कितना जाएगा। कई फायदे भी हैं इसके, जी नुकसान भी हैं। दोनों चीज कोई भी होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जी। लेकिन जब सरकार ने किया तो हमें पॉजिटिव वे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा है, जब तक समावेशी, जब तक समाज में हर वर्ग बराबरी पर नहीं आएगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तब तक तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों की तो इतने संपन्न हो गए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कुछ अभी बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। जैसे हमारे पहाड़ों में शेड्यूल कास्ट की स्थिति कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है, हम्म लेकिन अब बाकी आप देख लो, जो फायदा उठा रहे हैं, हरिद्वार है, दूसरी जगह है, तो हम्म वो वाली बात है। हम्म अब जब पहाड़ का बात है, हम्म यहाँ आपने देखा कि 3 वर्गों में जातियां बट गई हैं। हम्म राजपूतों की लगभग बहुत सारी होती थी, लेकिन अब वो एक साथ आ गई। हम्म कहते हैं ना, बड़ी क बड़ी ख, इस हम्म तरह से होता था पहाड़ों में। हम्म ओबीसी भी या तो राजपूतों में आ गए या ब्राह्मणों में चले गए। हम्म आपका शेड्यूल कास्ट की कई जातियां थी, बासगीर थे, आपके दर्जी होते थे, हम्म लोहार थे, हम्म और बहुत सारे थे। हम्म वो एक ग्रुप में आ गए। हम्म समय के साथ एक, अब तो होना तो ये चाहे कि सारे के सारे एक में आ जाएं। जो ये 3 ग्रुप हैं, 3, तो लक्ष्य तुम्हारा ये होना चाहिए कि हम एक ग्रुप बन जाए। एक हो जाए। हम्म हाँ, हम्म तो पहाड़ की हकीकत तो ये है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अपने को क्या कहते हैं,
अपनी जो जो आपने मैं खुद क्षत्रिय जी। कुल में पला हुआ हूँ। हाँ, हाँ। अब कितने लोग जो है कि जो जो रावत बन गए, हुँ, हुँ। पहले रावत नहीं थे, तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अपनी जातियाँ रखी थी, क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे? हुँ, 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 हुँ। ठीक। दिक्कत ये थी। हुँ, कई बार ये होती है शादी ब्याह। आप क्या सोचते हैं? आपने बोला भोटिया है, आम आदमी। अरे भोटिया एक भोटिया थोड़ी है, इधर से लो जाट है, वो आपके मारछा है, तोलचा है, जोहारी है, आपका रंग है, इस तरह से कई हैं। ठीक सर। ये थारू में भी कई राणा थारू अलग हैं, दूसरे थारू अलग हैं। हुँ, 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 बुक्साज में है, जौनसारियों में देखो, जौनसारियों में देखो, खास कर जौनसार में आप बगल में देखो, हुँ, वहाँ तो अभी जातीय काफ़ी कट्टर है। हुँ, तो वहाँ का जो अभी अब तो धीरे-धीरे, पहले तो ये था उनको शेड्यूल कास्ट को अलग से नहीं मिल रहा था, लोगों ने फिर संघर्ष किया, तो हुँ, शेड्यूल कास्ट को अलग, नहीं तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह से होगा, तो अब ठीक देखना है। ये है कि ये प्रयोग है, हुँ, क्या होता है, हमें पॉज़िटिव ही सोचना चाहिए, सरकार ने जो भी किया ठीक है होगा। सर। और अब दिक्कत ये है कि अब राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो फिर वही चीना, जबकि एक ठीक है, कहेगा कि मेरी, दूसरा ठीक। कहेगा मेरी ठीक है, ठीक है, गलती ठीक है जयसिंह राव है। जी। आपने आपने कम शब्दों में अभी चर्चा को जारी रखेंगे, फिर आता हूँ आपके पास। अब पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। दिगंबर नेगी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ मौजूद भी हैं। नेगी जी, लगातार पिछले 4 सालों से कांग्रेस चिल्लाती रही कि जातिगत जनगणना कीजिए, और ये तो बड़ा एजेंडा रहा 2024 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो उसमें तो इसको बहुत प्रमुखता से इंडिया गठबंधन ने सामने रखा। आप लोग लगातार इसका विरोध करते रहे। अब अचानक क्या हुआ कि आप लोगों ने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए? जाति की जनगणना से स्वयं कांग्रेस हमेशा पीछे हटती रही, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि कांग्रेस में जो सत्ता अधिकांश रही हो उच्च जाति के नेतृत्व के पास रही है, और इसलिए आज़ादी से लेके उन्होंने आज तक कभी नहीं चाहा कि जो है जाति जनगणना हो, क्योंकि वो इस बात को एक बार उदाहरण के रूप में देख चुके हैं कि जिस समय वी सिंह आया और उन्होंने मंडल कमीशन लाया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों से कांग्रेस हमेशा के लिए उखड़ गई। और भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत को मानती है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसकी रीति रिवाज को हजारों वर्ष के संघर्ष के बावजूद भी जिंदा रखने का काम इस जाति व्यवस्था ने किया है। और जाति व्यवस्था क्या है? बेसिकली जिस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो ये सारे ट्रेडमैन थे, जैसे चौरसिया हैं, तमोली हैं, ये पान उगाने वाले, स्पेसिफिक काम था इनका कि ये पान उगाएंगे, पान बेचेंगे। इसी प्रकार से प्रजापति हैं, वो कुम्हार का काम करते थे, वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक जाति है जो कि नमक बनाती थी मिट्टी से, नोनिया उसको कहते हैं, से तेल निकालने वाले तेली कहलाए गए। तो ये जो जातियाँ थी बेसिकली ट्रेडमैन से, जो कि कृषि आधारित जिन चीज़ों की जरूरत थी, और उसमें भी स्पेसिफिकेशन था, जैसे आज की तारीख में फिटर है, ड्राफ्ट्समैन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, ये आज के आधुनिक ट्रेड हैं। परंतु समय चक्र बदलता रहा। 16वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद से देश और दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव अर्थव्यवस्था में हुआ, और अर्थव्यवस्था जो है फिर जो है वो उद्योग आधारित हो गई, कृषि आधारितता से हट करके उद्योग आधारित हो गई, और उस कारण से धीरे धीरे ट्रेड क्या है कमज़ोर पड़ते गए, समाज में इनकी अब ज़रूरतें कम हो गई। जैसे आज पहाड़ में मैं देखता हूँ, तो पहाड़ में जो औजी थे या जो बाजीगर थे या दास थे, क्योंकि वहाँ का जो मूल समाज जो कृषक समाज था, जो जिनके आधार पर ये चलता था, इनका काम चलता था, ये लोहे के सामान उपकरण बनाते थे, या उनके लिए कपड़े से, या उनके शादी ब्याह में या पूजा में जो है अपने, जैसे आज की तारीख में शादी ब्याह में बड़े बड़े बैंड और बग्गी चलती है, उस प्रकार के इनके अपने वाद्य यंत्र लेके जाते थे। तो जब वहाँ का जो मूल कृषक था उसने ही खेती करनी छोड़ दी, तो इनका भी क्या हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, और ये सब भी क्या है पलायन करके मैदान की तरफ आ गए। तो ये जरूरी है, और इनका क्या है अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, इनके अपने स्पेसिफिक नेचर भी है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में जाट हैं,
इन्होंने तो औरंगजेब की सेना को हरा दिया था, किसान होते हुए भी ये संगठित हुए, और इन्होंने औरंगजेब जो हिंदुस्तान का इतना शक्तिशाली बादशाह था उसको तक युद्ध में परास्त किया। तो इन सब के अपने विशेष गुण धर्म भी है। हजारों साल तक किसी काम को करने से उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं ये सपेरा जाति के जो लोग हैं मैं देखता हूँ, इनके अंदर जंगली जानवरों को, जड़ी बूटियों को लेकर के बहुत अच्छी इनको नॉलेज है। जड़ी बूटी शोध करता है या वन्य जीव पे काम करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा इस जाति के लोगों को वन्य जीवों और जड़ी बूटियों की जानकारी है। उनके पास सांप के काटने का जड़ी है, उनके पास बिच्छू के काटने की जड़ी है। तो इस प्रकार से उनके पास हर प्रकार की जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। ठीक है, लेकिन तो ये जो आप जाति बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, तो आज सवाल पॉलिटिकल आपसे है। अभी तक जब इंडिया गठबंधन खासतौर पर कांग्रेस से कह रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप लोग तो कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि विपक्ष, आपको पता है दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर लिखा गया, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, झुकती मैंने है आपको दुनिया, उदाहरण झुकाने दिया। वाला चाहिए। देखिए वो तो कांग्रेस अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम कर रही है। हमने तो उन्होंने जाति गणना को, जो देश का जब संविधान बना था उस समय सरकार किसकी थी, कौन पार्टी ताकतवर थी? कांग्रेस थी। क्यों नहीं रखा उन्होंने जाति गणना को उसमें? डरते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। हम इस बात को मानते हैं कि जो वंचित और पिछड़े लोग हैं, जो समाज में आज भी जिनके पास सत्ता का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक सत्ता का लाभ पहुंचना चाहिए, और उस लाभ को पहुंचाने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। उन लोगों को जो अभी भी पिछड़े हुए रह गए हैं, किसी कारण से उनके काम धंधे प्रभावित हुए, इस नई अर्थव्यवस्था जो पैदा हुई है उसमें उनके जो पारंपरिक कारोबार थे, काम धंधे थे, वो प्रभावित हुए हैं। जैसे मैं सपेरों का उदाहरण दे रहा हूँ, अब जब से ये वाइल्ड एनिमल एक्ट आया है तो उनके काम धंधे प्रभावित हो गए। ना तो वो बंदर पकड़ के नचा सकते हैं, ना वो भालू पकड़ के नचा सकते हैं, ना वो सांप का डांस दिखाते हैं, उसके सिवा उनको कोई दूसरा काम आता नहीं है। तो उनके बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचे जाने की जरूरत है। इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में जो हम ये बागड़िए देखते हैं, जो बेचारे लोहार का काम कर, जिन इलाकों से खेती खत्म हो गई है, तो वो उनका तो काम ही खेती और किसानों को जो है उपकरण देने का था। तो उनके लिए सोचा जाना चाहिए कि भाई इनकी अर्थव्यवस्था नई तकनीक में कैसे आएगा, किस प्रकार से नए ट्रेंड्स की तरफ जा सकें। तो इसलिए जाति जनगणना जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने यह जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। और इससे देश में जो पिछड़े और वंचित लोग हैं, उनके जो पारंपरिक कार्य, जो नई अर्थव्यवस्था आई है कुछ वर्षों में, उससे प्रभावित है, उनके लिए फिर से एक नई अर्थव्यवस्था, एक नया नियोजन उनके बारे में हो पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ये भारत की जो नई जनगणना होने वाली है, उसके साथ जाति जनगणना को भी जोड़ा गया। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, भारतीय जनता पार्टी ने उस बात का ऐलान कर दिया जिस बात को आप लोग लगातार कह रहे थे, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भी सामने रखा है कि जिस तरीके से यहाँ पर, ठीक है वो नहीं जुड़े हमारे साथ अभी, ठीक है सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, फुल फ्रेम ले लीजिएगा। ठीक है राठौड़ जी। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कह रही है कि जातिगत जनगणना करनी है। अच्छी बात है, जातिगत जनगणना करनी है, करिए, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में? आप लोगों के कोई क्या मत है इसको लेकर? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद हमें कंफ्यूज कर दिया। आप लोगों का क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी, अब खुद करा रही है। कांग्रेस चिल्ला रही थी, अब कह रही है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया उनका एजेंडा। आप लोगों का क्या है? हम लोगों का देखिए रवि जी, बात यह है कि हम तो संविधान के अनुसार ही बात करेंगे। जिस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान नहीं है कि किसी भी जाति धर्म को इंगित करके पेश किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तय है, और इससे हमें जो आरक्षण तय करने में भी इसका कोई औहदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और जिस प्रकार से जाति की आज भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी करती थी, इसमें तो कांग्रेस ने ही पहले भी विरोध किया, और चोरी छुपे उन्होंने राजनीति करने के लिए
पूरे आंकड़े भी लिए जातिगत जनगणना करके, लेकिन उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया। ये बड़ा खेला हुआ। हाँ, ये बड़ा खेला हुआ, पहले से ही हुआ ये खेला। और इन्होंने जो संविधान की जो मूल लाइनें हैं, मूलभूत जो उसकी जो गाइडलाइन है, उसका उन्होंने विखंडन किया, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल किया और उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। जब 1980 के दशक में जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हुआ, तब उन्होंने जब ये जातिगत हिसाब से उन्होंने लोगों का साधना तय किया, तो लोगों को पता लगा कि कांग्रेस तो पूर्व से ये करती आ रही थी। तो जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना जो रवि जी मैं कहना चाहता हूं, जातिगत जो जनगणना है, जातिगत जनगणना वो किसी भी देश के लिए विखंडन का कारण हो सकती है, ये बिल्कुल तय है। हाँ, ये हम मानते हैं। और यदि उसका सदुपयोग हो, यदि इसका कोई दुरुपयोग ना करे, जिस प्रकार से हम आज समाजों को बांट देते हैं कि भाई इसकी जनसंख्या इतनी है, तो ये इसीलिए तो करा रहे हैं। यदि आपको सच्ची चिंता है, भारत के प्रधानमंत्री जी को सच्ची चिंता है, तो इसका जो आर्थिक आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण के आधार पर तय होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आपके रिजर्वेशन जाते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति है, जब आर्थिक आधार का पैमाना तय होगा कि भाई ये व्यक्ति, मान लिया 40 आदमी का मेरा परिवार है, मैं अपनी बात करता हूं, परिवार है, मान लिया मेरे उसमें से कुछ लोग अच्छे पोस्टों पे चले गए, वो जॉब में चले गए, भाई हमारा जो क्षेत्र था वो इसलिए घोषित हुआ था कि भाई जो पिछड़ा कुचला दबा हुआ आदमी है, यदि उसको उत्थान के लिए यदि आर्थिक उसका लेवल बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि उस आरक्षण से उसको बाहर होना चाहिए। तो ये जो केंद्र में जो बैठी सरकारें हैं, ये इन्होंने कभी इसका मॉनिटरिंग नहीं की। यदि ठीक से मॉनिटरिंग होती तो जो मूल आरक्षण है वो उस व्यक्ति को मिलता जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि वो आरक्षण कौन ले रहा है? जिसका बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, दून जैसे स्कूलों में पढ़ रहा है, वो आरक्षण का उसका हकदार बन गया है और वो सीधे सीधे उसके हक को छीनने का काम कर रहा है। और जिस प्रकार से पार्टियां राजनीतिक अमले को साधने के लिए ये आरक्षण का जो ये ढिंढोरा पीट रही है, इनको चिंता नहीं है जनता की, कोई भी दल है, इनको चिंता केवल इस बात की है कि हम किस जनसंख्या को किस अपने पैमाने से, अपने बुद्धिमत्ता के आधार से कैसे उसको टारगेट कर सके, कैसे उसको अपने पक्ष में खींच सके, ताकि ये आंकड़े सही आ जाए। पूर्व में कांग्रेस ने किया, कांग्रेस लगातार करती आई है, ये कह रही है कि हमने कभी नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा किया। जातिगत जो उनका आंकड़ा था वो उनके पास हमेशा फिगर रही है और उन्होंने केवल अपने इस्तेमाल के उसको इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी ये कहती है कि यदि ऐसी कोई विसंगति किसी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर पैदा होती है तो ये कहीं भी, क्योंकि आर्थिक आधार पर उसको भी माना गया है और ये जो जातिगत राजनीति के आधार पर इसको लिया जा रहा है वो केवल विखंडन का कारण बनता है, जिसमें संविधान ने भी कहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग इसको कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी हैं, डॉक्टर जीतराम जी भी हैं। आता हूं आप लोगों के पास और चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस का इस पर पक्ष ले लेंगे और फिर से ये भी जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राव जी, कि उत्तराखंड में इसका कितना फर्क पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले पर और इसका कितना असर उत्तराखंड में पड़ेगा, और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे देश भर में इस बात की चर्चाएं तेज हैं, उसी पर हमारी भी चर्चा जारी है। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के। डॉक्टर जीतराम जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी हमने ले लिया और इसको समझने की कोशिश की, आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले इसके पक्ष में नहीं थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वक्त के साथ जातीय जनगणना की आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन सवाल आप लोगों पर भी है, जब आपकी सरकार थी तब भी जातीय जनगणना नहीं हुई, और अगर हुई भी तो उसके आंकड़े सार्वजनिक तो तब भी नहीं हुए थे। जरूर साहब, ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया है, जो लंबे समय से 1931 के बाद और 41 में भी हुआ था, लेकिन 41 के बाद के आंकड़े जारी नहीं हुए थे, हुआ ज्यादा, लेकिन 31 के ही आंकड़े रहे। और 31 के आंकड़े के बाद जो मंडल कमीशन है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई ओबीसी में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, वो भी 1931 के आंकड़ों पे आधारित था।
तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा जयसिंह बिस्ट्री जी को कि उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि तो जो हमारे ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों को समाप्त हो करके एक ग्रुप बनना चाहिए, एक ग्रुप की बात होनी चाहिए। लेकिन इस देश में जो राजनीति का जो माहौल है, राजनीतिक जो है फायदे के लिए जो लोग अपनी बात इन माध्यमों से रखते हैं। तो डॉक्टर जीतराम जी, आप बहुत कमाल की बात कर रहे हैं। 4 साल से आप लोग चिल्ला रहे थे जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप लोग क्या कहना चाह रहे थे? वो तो हमारे ऐसा है ना, हम ही लोगों की जो डिमांड थी, क्योंकि जब इस देश में जाति आधारित देश है, आप ही लोगों की डिमांड थी, आप कह रहे हैं। हाँ, जाति वर्ग भेद इस देश में है। जाति के आधार पर जनगणना तो होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी जनगणना जाति आधार पर। हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि उससे जो जाति आधारित है, कई वर्ग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, जो वर्ग है उनके जो आर्थिक स्थिति अभी भी उस स्थिति में नहीं होंगे। आप देख रहे होंगे गांव में, पहाड़ में, या जो दूरस्थ एरियाज है, वो चाहे तमिलनाडु की बात करिए, चाहे साउथ की बात करें, चाहे वेस्ट की बात करें, चाहे ईस्ट की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी जाति आधारित वर्ग भेद है। और उससे जो है आपका जो जाति, इसीलिए उन वर्गों के लिए, उनका चिन्हीकरण के लिए, उनकी अनुपातिक जो क्या उनकी जनसंख्या है उनके लिए, तो उस हिसाब से सरकार को उसमें आसानी होगी कि उनकी सुविधाओं के लिए, उनके लिए क्या हम सुविधाएं, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, देश के जो हमारी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए जब तक जनगणना नहीं है देश में, तब तक आप उन जातियों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जो सुविधाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप खुलकर? जी भाई, ऐसा है, वो हमारी मांग थी, कांग्रेस की मांग थी कि जाति, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उस पर कांग्रेस की 2 मांग थी। एक संविधान बना, जाति गणना। तो जाति जनगणना के दोनों मांगों को है, तो भाई भाजपा सरकार ने मांगा तो हम उसका वो नहीं कर रहे हैं कि हमारा बात थी, कांग्रेस का प्रेशर था, कांग्रेस ने वो बात चुनाव में भी रखी थी, और बीजेपी को भी लगा कि अब आवश्यकता है इस चीज की देश में कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनसंख्या जाति आधारित होनी चाहिए, ताकि उन वर्गों के जो वर्ग छूट गए हैं, जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये आवश्यकता थी आज की। तो ये कांग्रेस ने मुद्दा तो लगातार कांग्रेस ने इसको जीवंत रखा, और कांग्रेस ने ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना करेंगे। लेकिन तो कांग्रेस को 2019 के बाद ही इसकी याद क्यों आई? इससे पहले तो आप ही लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने क्यों नहीं कराई थी फिर जाति जनगणना? देखिए, वो मैं भी मानता हूँ उसको कि कांग्रेस ने इसको पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जो मंडल कमीशन आया, बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को निकाला, तो उसके बाद से तब ये बातें उठी, जब समाज में जो पिछड़े वर्ग और वर्ग भेद होने लगा, कई जातियों को जो है वो मुख्य धारा में से दूर रहे, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस ने भी उस चीज को रखा। मैं जरूर ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने पहले कर लेना चाहिए था ये, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने इस बात को उठाया, इस बात को रखा, और इस बात को लगातार 2019 के बाद इस बात को कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि उन वर्गों के लिए जो वर्ग सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी मुख्य धारा में आपका मौका मिले, उनको भी सुविधाएं मिले, उनको भी सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ, उनको स्पेशल लाभ मिले, और जो कि छूट गए हैं, वंचित हो गए। तो इसलिए जो है ये आवश्यक था कि जब जाति आधारित और जाति भेद देश के अंदर है, तो जाति आधारित जनगणना भी होगी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उसकी उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर जी, पहले से ही। उमा सिसोदिया जी, आपके पास आ रहा हूं। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है इस पर जाति जनगणना को लेकर? देखिए, जब तक हमारे देश में जातिगत आरक्षण लागू है, तब तक मैं समझती हूँ हमें हमारे देश में जातियों की बात करनी पड़ेगी। और देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। अम्बेडकर जी ने कहा, क्योंकि हमारा देश में काफ़ी पिछड़ी जातियाँ उस समय थी, तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया। वो आरक्षण बढ़ते आज तक हम उस आरक्षण को देख रहे हैं। तो जब तक हमारे देश में जाति आधारित आरक्षण दिया जाता रहेगा, तब तक हमारी मजबूरी है कि हम जाति आधारित जनगणना करते रहेंगे। कांग्रेस का कहना सिर्फ, देखिए बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कि कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी जाति अगड़ी हो गई है, कौन सी जाति को हम लोग
मतलब पावर कर चुके हैं, एम्पावर हो चुकी है, तो उन सब जातियों को जनगणना के माध्यम से उन सब जातियों को देखा जाए और हमें फिर रिशेड्यूल करना पड़ेगा अपना आरक्षण सिस्टम। देखिए बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी हैं जो अभी भी मतलब जो सत्ता है, जो पावर है, उसमें सबसे लास्ट में बैठी हुई। बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी निकलेंगी जब हम जातिगत जनगणना करेंगे, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर आज मुख्य धारा में शामिल हो चुकी है, उनका आर्थिक विकास हो चुका है। तो मैं समझती हूँ इसको पॉजिटिव लेते हुए सरकार को जातिगत आधारित जनगणना करानी चाहिए और अपने आरक्षण के सिस्टम को दोबारा से रिशेड्यूल करना चाहिए कि भाई जो जातियां जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो जातियां अब आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी हैं, मुख्य धारा में आ चुकी है, तो वहां से आरक्षण हटाकर जो जातियां आज भी सबसे लास्ट में, जो कहते हैं जो व्यक्ति जो आज भी सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है, वहां तक आरक्षण के लाभ को पहुंचाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से एक जैसे एनआरसी का बिल लेकर आए, उसके बाद उसको वापस लिया, फिर 3 काले कानून जब लेकर आए थे कृषि के लिए, बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि बड़े अच्छे कानून लेके आए हैं, उसके बाद मोदी जी ने माफी मांगते हुए लेकिन यहाँ तो विरोध नहीं होगा ना, यहाँ तो विपक्ष कह रहा था, बीजेपी ने कहा ठीक। लगातार 3 साल से इनके व्हाट्सएप मैसेजेस सारे ग्रुप्स में चल रहे हैं कि जातिगत आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जो है वो बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लेकिन अब तो हाँ कह दिया उन्होंने कहा देखिए हाँ कहने मजबूरी है, क्योंकि आपके बिहार में चुनाव है और बिहार एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जहाँ पर जाति प्रथा सबसे ज्यादा है, जहाँ पर जातियों के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। बिहार का चुनाव है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको जातिगत आरक्षण के जनगणना की बात मोदी जी को करनी पड़ी, आपको माननी पड़ी विपक्ष की इतनी बड़ी मांग। अदरवाइज आप लोग पिछले 3 साल से बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं थे। बिहार की चुनाव की वजह से आप लोगों ने इस बात को माना है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस लगातार, देखिए अभी जो लोकसभा का चुनाव गया है वहां पे कांग्रेस ने बहुत मजबूती के लेकिन वहां पर तो कराई गई ना, वहां पर तो कराई गई, ठीक है, वो न्यायालय में मामला वो अलग चीज है। बिहार वहां देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, तीसरी बार जो मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, उसमें कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता के साथ संविधान की बचाने की बात कही, बड़ी प्रमुख के साथ जातिगत जनगणना की बात की और देश में उसको सराहा भी गया। कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी और एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए 2 बैसाखियों को लेके। तो ऐसे में बीजेपी को वाकई में ये बात समझ में आ गई है कि इस मुद्दे पर मान लिया जाना चाहिए। वो बात अलग है कि ये लोग काफ़ी तेज़ी से अपने आप को बदल देते हैं कि जो कल तक कह रहे थे जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, आज इन्हीं के प्रवक्ता उसके पॉजिटिव भी बता रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए और हमने इस बात को मान लिया। अच्छी बात है, आपको विपक्ष की बात मान भी लेनी चाहिए, कभी कभार सुन भी लेना चाहिए विपक्ष का। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि आपके चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये नीति है कि संविधान को लेकर संविधान खतरे में है, इस नैरेटिव को कांग्रेस पूरे देश में सेट कर चुकी है और ये बीजेपी के माथे पर बल आ चुके हैं कि संविधान को लेकर कांग्रेस जितनी मुखर है और जनता जिस तरीके से सुन रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम आगामी चुनाव में आ सकती थी। इस वजह से इन लोगों ने ठीक है। जैसे नाव जी आपके पास आ रहा हूं, मैं उत्तराखंड में समझना चाह रहा हूं, स्पेशली उत्तराखंड में क्या फर्क पड़ेगा और जातीय जनगणना से ओबीसी के आरक्षण पर सबकी नजर है। उत्तराखंड में जिन क्षेत्रों को ओबीसी घोषित किया गया वहां पर क्या प्रभाव होगा इसका? रवि, आपको याद होगा कि एक बार हमारी विधानसभा में शायद प्रोफेसर जीतराम को भी शायद याद होगा, अरे मारपीट तक की नौबत आ गई थी। सवाल ये था कि जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाण पत्र का सवाल था जी। हाई कोर्ट ने बोला कि 1985 कट ऑफ डेट होनी चाहिए, लेकिन जो मैदान के बिल्कुल ऐसा हो गया तो पहाड़ मैदान हो गया था, दलगत राजनीति से ऊपर बीजेपी कांग्रेस सब इकट्ठे हो गए थे, पहाड़ के अलग हो गए थे, मैदान के अलग हो गए थे। मैदान के विधायकों ने कहा कि भाई ये जब राज्य 2002 में बना तो आप 1950 की को कैसे कट ऑफ डेट मान लेंगे? बड़ा बवाल हुआ उस समय। तो ये है उत्तराखंड की परिस्थितियां थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा रवि, असली बात तो ये है कि महिला आरक्षण हो गया, अरे कानून तो पास हो गया, मिल गया क्या? जी नहीं मिला, कह रहे 27 के बाद 29 के बाद दे देंगे, कोई तारीख नहीं बताइए। कब मिलेगा? कब मिलेगा? नोबडी नोज। आपने कहा, अभी भी कहा कि लो आपको चलो हम जातीय प्रमाण पत्र क्या कहते हैं जनगणना करेंगे। कब करेंगे? जब जनगणना होगी तभी तो करेंगे। जनगणना कब होगी ये तो बताया नहीं। तो आखिर क्यों? बिहार चुनाव नजदीक था, क्योंकि सवाल वो चिंगारी या तो राहुल गांधी ने उठाई या तो नीतीश कुमार ने, तो वहां और उन्होंने जनगणना भी कर दी, वहां जातीय जनगणना भी कर दी।
बिहार में चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये है कि पहले तो आप ये तय करो ना, जो पहले आपने बोला हम ये करेंगे जाति पहले ये बोला हम जनगणना करेंगे। जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है सरकार का, कहता है हर 10 साल में होगी। ठीक है, वो जो जनगणना अधिनियम है 1948 का, जब उसको आप नहीं कर रहे हैं, जब तक वो नहीं होगी तब तक जाति जनगणना कैसे हो पाएगी, और वो कब होगा। और दूसरा आप ये समझिए कि खुद 2021 में जब क्या कहते हैं भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है, हलफनामा दिया है, कहा है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये संभव नहीं है। आप ही ने बोला, इसी सरकार ने बोला। अब इतनी जल्दी, जब इतनी कैसे होगा, साल 2 साल में कैसे कॉम्प्लिकेटेड। अरे वो सामान्य जनगणना है, वही उसका एनालिसिस करने में कितने साल लग जाते हैं, 4-5 साल से पहले तो डाटा ही बाहर नहीं निकलता है। इसका कैसे निकल, यहाँ तो वो तो केवल जनसंख्या को गिना जाएगा। इसमें जो जनसंख्या है जातियों के आधार पर गिनी जाएगी, उपजातियों के आधार पर गिनी जाएगी। अब उत्तराखंड में केवल 3 ग्रुप रह गए। अब जैसे कई ग्रुप है, रावत हो गए, लोग अपने को क्या लिख दो, मैं अपने को आर्य लिख दूं, या क्या कहते हैं प्रोफेसर जीतराम अपने को रावत लिख दे, क्या कौन हमको संवैधानिक है, कुछ भी लिखे हमको। जी। तो ये स्थितियां आप कैसे करेंगे। और अब मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोलना, पब्लिकली बोलना, कुछ लोग नहीं चाहेंगे उनको ओबीसी या उनको चुनार के नाम पर या उनको धुनार के नाम पर या इस तरह से उनका लिखा जाए, तो वो सारी चीजें भी आएंगी इसमें, खासकर हमारे क्योंकि हमारा वर्गीकरण हो गया है। ठीक है, तीन जातियों में हो गया है। जी। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, अब यहाँ पर बात आती है, विपक्ष पूछ रहा है पूरे देश में कि भाई वो तारीख कौन सी है, वो समय कौन सा है जब जाति जनगणना कराएंगे आप। भारत को घोषित कर चुकी है कि 2026-27 में देश की जनगणना होगी, और उस जनगणना के साथ ही ये भी अब जुड़ गया है कल की कैबिनेट की बैठक के बाद कि उस जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत डीप रूटेड है, और यही नहीं, जो हिंदू से सिख बने उनमें भी आज भी जाट सिख हैं, सैनी हैं, काम्बोज हैं, वो वैसी चल रही है जाति व्यवस्था। अगर वो मुस्लिम बने तो उनमें भी तेली, जुलाहे सब आज भी है। अगर वो क्रिश्चियन बने तो उनमें भी आज भी ब्राह्मण, राजपूत आज भी है। यानी भारतीय समाज में व्यक्ति ने भले धर्म बदलाव, परंतु उसने अपनी जाति नहीं बदली है। जाति व्यवस्था इतनी डीप रूटेड इस सोसाइटी के अंदर विद्वान है, जिसको कि किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए ये जरूरी भी है कि जो इंडिविजुअलिटी है पसंद की, जाति व्यवस्था की में जो है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की चले जाएंगे तो वहाँ पे जो बहुत ही इंडिजिनस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन, उनकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, ये जब जाति जनगणना होगी तो उसके आधार से, जो अभी जय सिंह रावत जी ने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जाति व्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। आपने ठीक है सर, लेकिन और आज जो सुन लीजिए, आज जो अर्थव्यवस्था बदल रही है, उसमें जो रावत जी ने कहा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो उस जाति से अपनी पहचान को नहीं चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि वो अपने को एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं और वो अपने को किसी प्रकार से सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये स्वागत योग्य है। वो जब जनगणना होगी तो उसमें वो अपनी उस जाति को ना मेंशन करके सामान्य वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है देश के अंदर, और जिससे कि हमें एक सही डेटा मिलेगा और उस डेटा के आधार पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसके आधार पे हो सकते हैं। ठीक है, यूकेडी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर जीतराम जी। मेरा मानना यह है कि जाति गणना होनी चाहिए, जनसंख्या का होना चाहिए जाति आधारित, और उसको ईमानदारी से होना चाहिए और एक समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि अगर घोषणा होगी सरकार की तो समयबद्ध तरीके से जनगणना होनी चाहिए, उसको ईमानदारी से होना चाहिए और उसको समयबद्ध से होना चाहिए। ये चीजें बहुत आवश्यक है सरकार के लिए, और उसको सरकार तय करे जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि 21 में जनगणना का समय 2021 था, तो अब 2025 आ गया है, तो जल्दी से जल्दी ये जनगणना
करें और जाति जनगणना के साथ समयबद्ध तरीके से और ईमानदारी से जाति गणना की जानी चाहिए, देश में आवश्यकता है। ठीक है, राठौड़ जी। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि जनगणना हो, और जय सिंह रावत जी ने भी कहा कि जनगणना होगी तभी तो कुछ आगे होगा। तो जनगणना का जो कॉलम है, जब जनगणना होगी तो उसी प्रारूप में एक जाति का भी जो कॉलम है वो इंगित किया जाएगा, बिल्कुल, जिसके परिप्रेक्ष्य में तमाम दलों ने पहले पूर्व से कई विरोध करते आए। ये लोग पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस ने उस समय नहीं किया, और कांग्रेस हमेशा करती आई है, अंदर खाने तो करती आई है, लेकिन सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया। आज यदि भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे पहल कर रही है तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र है, चाहे वो तमाम प्रकार की जातियों के आधारित उनको घोषित किया गया है, जो भी आरक्षण है, ये पूर्व में भी जब ये मंडल कमीशन बना था तो उस समय भी ये मंडल कमीशन ने ये सजेशन दिया था कि भाई ये ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उस समय इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में कि ये जो तमाम जो सामान्य उसके जाति के जो लोग थे उन्होंने इसमें विरोध कर दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये कई विषय है। तो जो जातियां हैं, जातियों का एक जो आर्थिक पैमाना भी साथ में तय होना चाहिए कि जो जिस परिवार का जो अनुसूचित जाति है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो उनका जो आर्थिक लेवल है वो भी पैमाना सेट होना चाहिए कि यदि वो व्यक्ति कर्मचारी बन जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है, चाहे वो कृषि के माध्यम से बदलती हो, चाहे उद्योगों के माध्यम से बदलती हो, यदि वो अपनी ITR अच्छे लेवल पे भर रहा है, तो हमें लगता है कि वो जो पैमाना है वो गवर्नमेंट को इसमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और उस व्यक्ति का जो आर्थिक रूप से जो वो सशक्त हो जाता है उसको उस पैमाने से बाहर करना चाहिए। तभी हम ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी ये जनसंख्या है, चाहे वो लड़की है जो इस क्षेत्र में आ रही है, तो ये जो पैमाना है ये तभी घटेगा। और जो मेन उद्देश्य है इसका, जो संविधान में भी मेन उद्देश्य इसी लेवल में इसको रखा था कि समान लेवल में लाने के लिए 10 वर्ष का इसमें पूर्व में आरक्षण किया गया था, और इसी को रिन्यू करते करते ये आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं, और फिर भी हम इसमें सही रूप से सुधार नहीं कर पाए। ना कोई केंद्र की सरकार नहीं कर पाई, अपने इस्तेमाल के लिए इन्होंने इसका उपयोग किया है, और जो जिस व्यक्ति का जिसको लाभ मिलना चाहिए था वो आज भी इससे वंचित है, और उसको वो पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आर्थिक ताकतवर व्यक्ति है वो उसका लाभ ले रहा है, और जो वो गरीब व्यक्ति है उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। उसका बच्चा ना तो उसको वो तामील मिल पा रही है उसके बच्चे को, तो वो जो कंपटीशन में जब बैठता है तो वो वहीं बाहर हो जाता है। इसी के तहत हम कहना चाहते हैं जो केंद्र में बैठी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और आर्थिक लेवल दोनों को, ये जो पहले भी इसमें जोड़ा गया था सामाजिक और आर्थिक, ये नेशन बिल्कुल बनाया जाए, और जिसमें जैसे ही ताकतवर व्यक्ति बन जाता है उसको इस रेखा से बाहर कर देना। ठीक है, उमा सिसोदिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूँगी कि इस जातिगत जनगणना आप चाहे कभी भी करें, लेकिन उसमें एक कॉलम वो भी होना चाहिए जिसमें कि आप लिख पाए कि हमारी कोई भी जाति नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो भूल चुके हैं कि उनकी जाति क्या है। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो हमारे परिवार में लगभग हर जाति का व्यक्ति हमारे परिवार में मौजूद है। हमारे परिवार में मेरी भाभी अलग जाति की हैं, मेरी नंदोई अलग जाति के हैं, मेरी जेठानी अलग जाति की हैं, मेरे पति अलग जाति के हैं, मैं अलग जाति की हूँ। तो हमारे परिवार के बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि जातिगत जनगणना क्या होती है। तो ऐसे में आपको एक कॉलम जरूर बनाया जाना चाहिए जिसपे वो लिख सकें कि हमारी कोई जाति नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को उस माहौल में पाला है जिसमें हमने हर जाति की उनको रिस्पेक्ट करना सिखाया है। हमारे घर में कोई अगड़ी जाति नहीं है, कोई पिछड़ी जाति नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक इंसान कहा जाता है कि सब लोग परिवार हैं, सब लोग इंसान है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए जो पढ़ लिख चुके हैं समाज के, देखिए इस समय हिंदुस्तान जो है सबसे युवा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा है, तो उन बच्चों के लिए भी आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि जो जाति से और जाति प्रथा से ऊपर उठ चुके हैं वो लिखें कि हमारी कोई जाति नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक नई बात आपने कही है। जय सिंह रावत जी, आपसे फाइनल कॉमेंट चाह रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा। कब तक आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है ये काम हो सकता है, धरातल पर इस काम को शुरू होते हुए हम देख पाएंगे? अभी तो केवल अटकलें लग रही हैं। सरकार ने जब ये घोषणा कर दी कि भाई जाति गणना होगी, तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि हम जो सामान्य जनगणना
अलग तब से होगी, क्योंकि जब जनगणना होगी हमारा अभी डिलिमिटेशन की तो ना, तो 2026 में जी जी जी, बिल्कुल। डिलिमिटेशन तब होगा विधानसभा क्षेत्रों का जब जनगणना होगी। होगी, वो ठीक बात। स्थिति होनी चाहिए। दूसरा, क्या आप जाति जनगणना कर रहे हैं तो जो वेल ऑफ है, चाहे किसी भी जाति में है, क्या उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा? तय करना, अब नीचे नहीं जाता है, आरक्षण नहीं जाता है, नीचे तक के समाज के लोगों तक नहीं जाता, क्या उनको आप रोकने करेंगे? दूसरी बात, अभी मुसलमानों की बात आई, उनमें एक पसमानदा ग्रुप है जिसको प्रधानमंत्री जी भी अक्सर उनके नेता से मिलते हैं और उनका सिंपैथी है। क्या ये जैसे तेली है और की किस्म के जो मुसलमान है, क्या इनको भी आप आरक्षण देंगे? वो लिखेंगे, अपनी जात लिखेंगे, क्या इनको भी मिलेगा? तो ये सारी चीजें सरकार को क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपने रखी है पॉलिटिकल एंगल से भी, और साथ ही साथ जय सिंह रावत जी ने भी हमें समझाया कि किस तरीके से जाति गणना में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जातिगत जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी सरकार कराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी भले ही इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कर रहा था, लेकिन सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वक्त जब सेंसस हो रहा है तो उसमें जातीय जनगणना होती है, तो ये भी एक नया होगा, लेकिन ये कब तक होगी इस बात को लेकर संशय है, और इसमें देखना होगा कि सरकार ने तैयारियां क्या की। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।